हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 शीतोष्ण घास स्थल। और आज हमारा है चैप्टर नंबर 10 बाय मिस्टेक। ये जो चैप्टर है इसमें 9 लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी पीडीएफ ही है, पर ये चैप्टर नंबर 10 है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, क्लास 7 का। और जल्दी ही हम अपना न्यू चैप्टर, न्यू बुक अपनी ओपन करेंगे। तो इसमें भी एक दो पॉइंट्स हैं लिखने के, तो आप सुनिए और उसके बाद जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ओके। बहुत ही मुश्किल से 10-15 मिनट का चैप्टर है और ज़्यादा लेंदी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसल उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव के लिए जीवन कठिन तो होगा ही। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, यानी कि रेगिस्तान जरूरी नहीं गर्म है, कुछ रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति मतलब बहुत ही रेयर में आपको वनस्पति मिलेगी, एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, गर्म और ठंडे। इन स्थानों में जहाँ भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब एक गर्म रेगिस्तान सहारा, जो कि हमारा अफ्रीका में है। ठीक है, उससे पहले भी हम लोगों ने अभी अफ्रीका का ही पढ़ा था। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाते हैं। बिल्कुल लगाएंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में सूरत रेती हुआ आता ही होगा, डेफिनेटली सबके मन में यही आता है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। पहले आ जाइए, अफ्रीका का मैप देख लीजिए आप। ठीक है, और ये दिखाई दे रही है, लिखा है इसमें सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है? ये भी कर्क राशि से होता हुआ जा रहा है, तो गर्मी है। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं कंट्री कौन कौन सी? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, मैरितोनिया, ये सारे के सारे इनसे इसके आसपास ही हैं, पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये मैप से आपको इजी हो गया है। ठीक है, अब ये क्या आप जानते हैं? इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ जलवायु परिवर्तन ने, देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, जैसे भी दें आप अपना करेंगे। अब चलिए यहाँ के देखते हैं जलवायु। क्या आप जानते हैं? इसको जरूर आप पढ़ते रहेंगे। सारा के अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था 1922 में। अब आते हैं हम लोग जलवायु। सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों ओर सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें ठंडी हो जाती है तथा तापमान गिर के हिमांक बिंदु
0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि जितना गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात है। अब यहाँ कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं देखेंगे। सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरितद्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब यहाँ के लोग कैसे हैं ये तो आपने देखा ही होगा। सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान, जो हम लोगों के भी यहाँ पे इंडिया में भी, ठीक है, हमारे यहाँ पे थार का रेगिस्तान है। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ये बच्चा नोट करना है, इनमें बेदुइन एवं तुरो भी शामिल है। ये कैसे हैं बच्चों? ये चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पानी भी, यस, पानी की बोतल भी बनाते हैं क्योंकि उसमें पानी क्या हो, ठंडा रहता है। ठीक है, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी पूरे कवर अप रहते हैं। ये सारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ तथा सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद में अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में पर्याप्त अन्य खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन हो रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। ठीक है, नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले ऊँटों पर रात के लिए जाते थे, अब ट्रक आ गए हैं। तुरंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। गर्त मतलब एक थोड़ा सा खड्डा सा हो जाता है। ठीक है, अब ये रेत है, ये पवन उड़ा के ले गई और यहाँ पे इस तरह से ये एक गर्त बन गया। ठीक है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। अब नीचे का अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो यहाँ पे ऊपर आ गया, वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे उग जाते हैं, ये तो मरुद्यान बन गए। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। मोरक्को में टैफी लालिट मरुद्यान ऐसा ही विशाल मरुद्यान है। ठीक है, ये देखिए, ये पॉइंट नोट करते जाइए। ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मोरक्को में। अब आगे हमारा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ये हमारा ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे है? ये हमारे इंडिया में है। ओके, लद्दाख शब्द 2 मिल्कों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाग का मतलब है देश, तो हो गया लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में, यानी कि जो विशाल हिमालय हमारा, उसमें स्थित है लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में माखड़ यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। अभी वो भी देख लेंगे, गार्ज भी। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी ग्लेशियर। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस की जा सकती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है तथा रात में तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, इतनी ठंड होती है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, यह बर्फीला ठंडा और हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये लद्दाख दिखाई दे रहा है आपको, हमारे जम्मू कश्मीर में। ये हिमालय की सबसे जो फर्स्ट जो रेंज है उसी में ये है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य के ताप का अनुभव करता है। और लद्दाख को क्या कहते हैं? खापा चान, ये नोट कर लीजिएगा, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, वैसे तो आता नहीं है। अब है वनस्पति एवं प्राणी जाति। यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति हैं और कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में शरपत वही विलो जिससे बैट बनते हैं एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। इसमें कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। बाप रे, इन लोगों को तो ठीक है, यूज़ करेंगे ही। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अफ्रीका में होता था वैसे यहाँ भी होता है। क्या आप जानते हैं, इसको देख लीजिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शातूश नामक ऊन के लिए किया जाता है। ये एंटीलोप है, इसके भी बाल उगते हैं और इसका जो शिकार है इसकी ऊन के लिए किया जाता है। शातूश नामक ऊन के लिए, जो वज़न में हल्का और अधिक गर्म होता है। ठीक है। और क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला यानी बैट शरपत यानी विलो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब यहाँ के लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत के मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ मठ हैं हेमेस, थिस्के, शे, लामायूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है। सड़क एवं वायु मार्ग से भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। अब है यहाँ के लोग करते क्या हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। क्यों? क्योंकि लोग जाते हैं देखने। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। गोवा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदियों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जन जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने अपने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। हम लोगों की जैसे जो हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है तो उसका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन ये मिसयूज़ नहीं करते हैं। अब क्या आप जानते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। ओनली 14 मिनट का है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो आप वो देख लीजिएगा कि कौन सी बकरी है, कौन सी भेड़ है जिससे हमको ऊन प्राप्त होती है, और लद्दाख की 1-2 चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं ऐसी ही अब क्लास 7 की पॉलिटी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर मिलते हैं। गुड नाइट।